दोस्तों बिग बास्केट आज के डेट में ब्रेड और अंडे से लेके आपके वॉशिंग मशीन में यूज होने वाले डिटर्जेंट तक आपके घर पे प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन आपके बुकिंग पे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिग बास्केट के पूरे बिजनेस के बारे में। वो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज लगाते हैं जिससे वो आज के डेट में इंडिया के सबसे बड़े ग्रोसरी के ऑनलाइन प्लेयर हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा अगर आप अपना कोई भी ब्रांड खोलना चाहते हैं, चाहे ग्रोसरी में चाहे किसी भी रिलेटेड, तो आप कस्टमर को कैसे अपने साथ जोड़ के रखेंगे, ये हम आज बिग बास्केट से बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी तरह से आप बने रहिएगा। आज हम शुरू से और अभी तक की इनकी पूरी स्टोरी जानेंगे इसमें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों बिग बास्केट आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी ग्रोसरी की ब्रांड है और अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको सब कुछ मिलने वाली आपकी चीजें बिग बास्केट पे अवेलेबल है। आपकी सारी डेली एसेंशियल्स 30 से ज्यादा इंडिया की सिटीज में आज की डेट में ये अवेलेबल है और छोटे छोटे शहरों में बिग बास्केट अपनी पकड़ बनाती जा रही है। और स्पेशली कोविड के टाइम में आज के डेट में इंडिया का कोई भी बड़ा ब्रांड ग्रोसरी में बिग बास्केट से नहीं compete कर सकता है। तो ये सबका प्रोसेस बहुत आसान नहीं था। तो आइए इसकी स्टोरी हम शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिग बास्केट की शुरुआत 2011 में नहीं हुई थी। इसकी जड़ें और पहले हैं जब .com का बूम आया था करीब 1999 में। तो उस समय ये जितने इनके फाउंडर्स थे इन्होंने शुरू किया था fabmart.com और उस समय ये ऑनलाइन ग्रोसरीज, टॉयज और आपके जरूरी सारी चीजें ये ऑनलाइन सेल किया करते थे। लेकिन उस समय कोई ऑनलाइन पेमेंट का मोड नहीं था। इंडिया उस समय तक ऑनलाइन पेमेंट में तैयार नहीं था। तो उस समय मतलब लोग ऑनलाइन सामान मंगाने से डरा करते थे। स्टार्टिंग में तो इनको कुछ कस्टमर्स आए लेकिन इनको ऑर्डर नहीं आते थे। तो इन्होंने समय को समझा और इन्होंने अपना फैब मॉल नाम का एक अपना ऑफलाइन स्टोर बनाया और वो स्टोर अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप को वो पूरा फैब मॉल ग्रुप बेच दिया और इसके बाद इन्होंने काम वहां पे अपना बंद कर दिया। और इसके बाद साल बीत चुका था कुछ और 2010-11 का समय चल रहा था। इस समय हरी मैनन जो कि उस समय के इनके एक को फाउंडर में से थे, उन्होंने देखा कि अब लोग मोबाइल की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स मोड भी आ चुके हैं। अमेजॉन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, स्नैपडील ग्रो कर रहा था और उसके बाद फ्लिपकार्ट भी ग्रो कर रहा था। तो इन्होंने सोचा ये बहुत सही समय है, जो हमने शुरुआत 1999 में किया था वो हम अभी फिर से कर सकते हैं। इन्होंने अपने सारे को फाउंडर्स को बुलाया जो कि इनके पहले इनके साथ जुड़े हुए थे और उसके बाद इन्होंने 2011 में बिग बास्केट शुरू करी। तो दोस्तों इनको बहुत लोगों ने मना किया कि आप ये चीजें मत शुरू करो, क्योंकि ग्रोसरीज और ये सब चीजें लोग मानते थे कि ये जाके हम या फिर वेजिटेबल फ्रूट हम जाके शॉप से लिया करते हैं। तो लोगों को लगता था कि ऑनलाइन में ये चीजें तो फेल हो जाएंगी और इनको सब कोई मना कर रहा था और इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी खराब था। इन्हें अपना पूरा बिजनेस बंद करना पड़ा था। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं ग्रोसरी शुरू करूं, क्या वो चलेगा कि नहीं। तो आपको इनके विजन से समझना चाहिए। 2011 में इन्होंने जो विजन देखा कि नहीं, हम ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये डेली एसेंशियल्स हम सब कुछ ऑनलाइन ला सकते हैं और इन्होंने वहां पे कोशिश करना शुरू कर दिया था। भारत में जो सबसे बड़ी जो इस ग्रोसरी में दिक्कतें हैं कि इंडिया में कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। जैसे कि ऐसा फ्रीजर जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके और उसके बाद चिल रूम्स नहीं होते हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स वगैरह नहीं हुआ करते इंडिया में। तो ये सब इंडिया के लिए सबसे बड़े इश्यूज थे और वो बिग बास्केट ने भी देखा। तो अगर हम पहले साल की बात करें तो जब इन्होंने बिजनेस में शुरू किया तो ये इनके जो फाउंडर थे ये सुबह 3:30 बजे उठ के जाया करते थे होलसेल फ्रूट और वेजिटेबल के मार्केट में। वहां से ये सामान खरीदा करते थे और उसके बाद वो आइटम्स उठा के ये कस्टमर तक पहुंचाया करते थे अपने रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेज और वैन के थ्रू। तो कुछ टाइम काम करने के बाद इनके फाउंडर्स को ये समझ में आ चुका था कि इंडिया में ग्रोसरी ऑनलाइन इसलिए नहीं चलता है क्योंकि इंडिया में वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इन्होंने अपना अगले 3-4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर किया और उसके बाद 2016 में इन्होंने लॉन्च किया अपना 1.5 घंटे के अंदर डिलीवरी, जिसमें ये कुछ इमरजेंसी आइटम्स, आपका दूध, ब्रेड, अंडे, ये सारी चीजें मॉर्निंग के जो इसेंशियल्स होते हैं ये सब ये 1.5 घंटे के अंदर मतलब 90 मिनट में ये लोगों के घरों पे डिलीवरी करना चालू कर। इनको ये समझ में आ चुका था कि लोगों में अगर पकड़ बनानी है तो उनको क्विक डिलीवरी करनी होगी। हम सारी चीजें क्विक डिलीवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने कुछ चीजें जो इसेंशियल और डेली आइटम्स होते हैं उसकी इन्होंने क्विक डिलीवरी करनी चालू कर दी थी और यहां से इन्होंने ये बहुत बड़ा एक मार्केटिंग स्ट्रोक था इनका।
तो दोस्तों इनका जो इनिशियल मॉडल था वो मार्केट प्लेस मॉडल था। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन ग्रोसरीज वगैरह में 2 तरह के मॉडल हुआ करते हैं। एक मार्केट प्लेस मॉडल, मतलब आप मार्केट से खरीदिए लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनको ले जाके दे दीजिए, और एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है कि आप सामान लेके खरीद लीजिए, रख लीजिए, और जैसे जैसे ऑर्डर आ जाए आप उस हिसाब से 2 दिन 4 दिन में आप जाके दिया करें। तो स्टार्टिंग में ये क्या कर रहे थे, ये फल सब्जियां सुबह लिया करते थे और जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं लोग तक पहुंचाया करते थे, लेकिन उससे प्रॉफिट बहुत कम होता है, क्योंकि अगर ये बल्क में खरीदते हैं, इन्वेंट्री अपना ये कहीं भी, मतलब कहीं एक जगह ये बहुत सारे सामान फल सब्जियां सब लेके अपने फ्रीजर्स वगैरह में रख लेंगे तो इनको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा और प्रॉफिट अच्छा जनरेट होगा। तो ये इस तरह से ऑपरेट कर रहे थे। अगली इनको कुछ चीज़ें, अगर अभी इन्हें आगे बढ़ना था, इनको कुछ कंपनी से बहुत बड़ी टक्कर मिल रही थी। उस समय कुछ ऐसी ग्रोसरी की कंपनीज थी जिससे इनको उस समय काफ़ी टक्कर मिल रही थी, जैसे कि अगर हम बात करें कि लोकल बनिया नाम की कंपनी हो गई, पेपर टैप हुआ और ग्रोफर्स हुआ, जिसमें से आज के डेट में जो इनका तगड़ा कंपटीटर है वो ग्रोफर्स ही बचा। तो इन कंपटीटर से जीतने के लिए इनको तो पहले इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे आना था, मतलब ये सामान बल्क में लेके अपने वेयर हाउसेज में रख लें, ऑर्डर आए तो उसे ये डिलीवर करें, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। और दूसरा जो इनको काम करना था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना था, अपने डिलीवरी पे करना था, अपने ऑनलाइन जितने मोड्स थे, अपनी वेबसाइट और बेहतर बनानी थी, अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना था। तो अब इनको चाहिए थी फंडिंग बहुत सारी। 2014 के अंत में बिग बास्केट ने करीब $35 मिलियन की फंडिंग उठाई हेलियन वेंचर से। उसके बाद इन्होंने $15 मिलियन की एक और बेसमर वेंचर से इन्होंने फंडिंग उठाई। फिर उसके बाद इन्होंने $150 मिलियन की दुबई की एक कंपनी से फंडिंग उठाई। और 2016 के अंत तक बिग बास्केट भारत के करीब करीब 8 बड़े शहरों में फैल चुकी थी। और इसके बाद जो इनका अगला टारगेट था कि अब इनको छोटे शहरों तक पहुंचना था, क्योंकि बिना आप टायर 2 टायर 3 सिटी पहुंचे आप इंडिया के बड़े ऑडियंस को नहीं टच कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कमाल की मार्केटिंग टेक्निक लगाई। इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और आपने ये ऐड शायद जरूर देखा होगा कि शाहरुख खान एक ऐड में एडवर्टीजमेंट करते हैं कि घर का सारा ग्रोसरी का सामान तो मैं ही मंगाता हूँ और उसके लिए मैं बिग बास्केट का यूज करता हूँ। और ये करते हैं ना, घर में यही तो मेरा रोल है। कम बिग बास्केट से ऑर्डर करना आसान है नहीं? ये काफी पॉपुलर हुआ और इंडिया में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन लोगों की यूएसपी बहुत ज्यादा है। तो ये छोटे छोटे घरों में ये देखी जाती है। तो यहाँ से ये ब्रांड अपनी पकड़ छोटे शहरों में, शाहरुख खान से इनसे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करवाया और इन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत की छोटे शहरों में भी भारत के। इन्होंने एक एक स्टेप पे बहुत काम किया, जैसे कि इनकी जो डिलीवरी टीम थी, तो जो भी ट्रक इनके जाया करती थी, जो उसमें ट्रक ड्राइवर रहता था वही पहले सामान निकाल के लोगों को जाके घरों में देता था। लेकिन इससे एक परसेप्शन ये होता था कि वो ड्राइवर ही आके सामान दे रहा है। तो इन्होंने एक डेडिकेटेड पर्सन बनाया कि हर ड्राइवर के साथ एक पर्सन होगा जो कि लोगों को घरों में जाके डिलीवरी करेगा, ताकि उससे इनका रेपो अच्छा बने। अगर ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था, अगर आपकी कंपनी है तो आप तो जा नहीं रहे हैं लोगों को सामान पहुंचाने, आपका जो पर्सन जा रहा है वो आपकी कंपनी को प्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन के सामने। तो उसके लिए इन्होंने बनाया कि काफ़ी एक रिस्पेक्टफुल हम उस पोजीशन में एक पर्सन को भेजें। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि हमारी अगर कोई भी पर्सन हमसे अगर सामान लेता है तो वो साल में कम से कम 50 बार तो किसी के घर जाता ही है। तो इन्होंने उनके कपड़े बहुत अच्छे रखे ताकि वो पर्सन इनका ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है उस घर के सामने, उस पर्सन के सामने, तो उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा बने। और इस तरह से इन्होंने काम किया। इसके बाद इन्होंने इनकी जो वैन्स जाती थी उसमें इन्होंने जीपीएस वगैरह के सिस्टम लगाए, इजी ट्रैकिंग सिस्टम बनाया ताकि जितना टाइम मिनिमाइज किया जा सके और इनके जो ड्राइवर्स होते थे उनको घर ढूंढने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया फंडिंग उठाने के बाद। अगली जो बड़ी चीज़ पे इन्होंने काम किया कि जो भी इनके पास कंप्लेंट आया करती थी, मतलब लोग इनको कॉल करके किसी इशू को अपना रेस करते थे, उसके लिए उन्होंने एक बड़ी टीम बनाई, 700-800 लोगों से ज़्यादा की, जो कि तुरंत कॉल में लोगों की क्वेरी सॉल्व करते थे। और मतलब इनका कोशिश रहता है कि ये 3 रिंग में ही कस्टमर की कॉल उठा लें। तो इस तरह से ये मतलब कस्टमर को और ज़्यादा वैल्यू देने लगे। साथ में इन्होंने कई और टेक्निक्स लगाए, जैसे कि अगर लेट डिलीवरी होता है तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, या अगर कोई आइटम मिस हो गया और जैसे कि वो अगर 100 रुपये का है तो उसमें से उसका हाफ मतलब 50% उसका जो 50 रुपये होगा वो उतना रुपये हम आपको रिफंड करेंगे अलग से अपने पास से, और वो अमाउंट तो आपको रिफंड होगा ही होगा साथ में। तो इस तरह से काफ़ी कुछ तरीके इन्होंने अपने पास से लगाए ताकि कस्टमर का ट्रस्ट हम और बेहतर बना सकें। ये सब कुछ ऐसा था जिसने बिग बास्केट को इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। आज की डेट में इनका प्रेजेंस 32 से ज़्यादा सिटीज़ में है। भारत के
50,000 से ज़्यादा इनके स्टोर कीपिंग यूनिट्स हैं पूरे इंडिया में और 12,000 से ज़्यादा फार्मर्स इनसे जुड़े हुए हैं जो कि इनको रेगुलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनके वेयर हाउसेस में ले आके पहुँचाया करते हैं और इनको ये तुरंत पे किया करते हैं। तो इस तरह से ये फार्मर्स से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और अपने कस्टमर से भी जुड़े हुए हैं। और दोस्तों मार्च 2019 में बिग बास्केट में अलीबाबा ग्रुप मतलब जो कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है और सीडीजे ग्रुप, इन दोनों ने इसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया और ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गए, मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा की इनकी वैल्यूएशन हो गई। तो इतनी बड़ी कंपनी है, इसीलिए आज की डेट में इनसे बड़े बड़े अमेजॉन, जियो कोई इनसे कम्पीट नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़े ब्रांड हो चुके हैं आज। और अगर हम इनकी बात करें ये कस्टमर को रिटेन कैसे करते हैं तो इन्होंने कुछ स्लैब्स बना के रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। मतलब कोई कस्टमर जब इनके पास पहली बार आता है तो वो सिल्वर वाले फेज में रहता है और उनका कोशिश होता है कि इसको हम डायमंड तक पहुंचाएं। और डायमंड में क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर इनके डायमंड लेवल तक पहुंच गया है, मतलब उसने कई महीने से इनके साथ खरीदारी कर रहा है, तो वो इनका डायमंड कस्टमर होता है और ऐसे 95% कस्टमर इनको छोड़ के नहीं जाते हैं। तो अगर कोई कस्टमर सिल्वर लेवल पे आता है, मतलब पहली बार आता है, तो इनकी पूरी सेल्स टीम और सारी इनकी टीम, क्वालिटी टीम लग के कोशिश करती है कि वो पर्सन सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से डायमंड तक पहुंचे ताकि वो कस्टमर को हम रिटेन कर लें। और इस तरह से ये अपना सेल्स मैनेज करते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसे ही लेवल्स बनाने होंगे। कोई कस्टमर एक बार आ रहा है तो हमें उसको कितने बार तक पहुंचाना है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर दोस्तों हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो जो ग्रोसरी से ये करीब 35% का ये मार्जिन बचा लिया करते हैं और अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रूट वेजिटेबल से करीब 12% का प्रॉफिट बचा लिया करते हैं। और इनके और भी कई प्रॉफिट मॉडल्स है, जैसे कि कोई लोकल ब्रांड अगर अपने आप को ब्रांडेड आइटम्स में लिस्ट करना चाहता है तो उसमें भी ये काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। ये मतलब ये जितने इनके साथ ब्रांड कनेक्टेड है उन सब से इनको बहुत प्रॉफिट होता है। और अगर हम बात करें कि इनका 3300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2019 में और 4400 करोड़ से ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था करीब फाइनेंशियल ईयर 2020 में। लेकिन दोस्तों कोविड के टाइम जब आया, जब 2020 का कोविड आया, तो मार्च अप्रैल में इनके पास इतने ऑर्डर्स आने लगे कि इनकी पूरी टीम मतलब एकदम काम ही नहीं कर पा रही थी। ये पूरी तरह से ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने ऑर्डर्स आने लगे थे। बिग बास्केट बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है 2020 में। कोविड के टाइम ने इनका जो टारगेट था 2024 का वो इनका अचीव हो गया 2021 में, क्योंकि कोविड में लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ये सोच रहे थे कि हम टायर 3 सिटीज हम बाद में टारगेट करेंगे, लेकिन वो भी इनके पास आने लगे। तो इनकी टीम पिछले 1 साल में बहुत तेजी से एक्सपेंड करी है। इन्होंने प्रोडक्ट बहुत सारे ऐड किए हैं अपने साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। आप बिग बास्केट से तो आज की डेट में compete नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आप अपने 10 किलोमीटर के एरिया को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इन बड़ी कंपनियों से। तो आपको सिर्फ करना है, अपनी एक वेबसाइट बनानी है जो कि आप हमसे भी बनवा सकते हैं या आप किसी से भी बनवा सकते हैं। और उस वेबसाइट के थ्रू आपको अपनी सेल स्टार्ट करनी है। आपको लोगों तक उनका वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रोसरीज पहुंचानी है। और आप अगर ये शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी आप भी इस मॉडल में आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न करने लगेंगे, क्योंकि सारी कंपनीज इस पे फोकस कर रही हैं। लेकिन अभी छोटे शहरों में ये कंपनीज उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई हैं। और दोस्तों फरवरी 2021 में टाटा ग्रुप ने इसमें से 68% का स्टेक खरीद लिया है। मतलब अब इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी टाटा की हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या है, इनके पास बैकअप में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मतलब टाटा ग्रुप के पास बहुत पैसे हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये ब्रांड और तेज़ी से एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इसके पीछे अब टाटा की भी पावर लग गई है। तो इस तरह से था आज इनका ब्रांड का एनालिसिस पूरा। हमने आज इनकी बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे बात करी जो कि आप अपने ब्रांड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कस्टमर को बहुत वैल्यू देते हैं, ये अपनी टीम को बहुत वैल्यू देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।